नमस्कार साथियों, मैं विनोद और आप देख रहे हैं दैर स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं सूर्य ताप यानी इंसोलेशन। सूर्य ताप का अर्थ क्या है, इसको प्रभावित करने वाले कारक यानी सूर्य ताप को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। लगभग मैंने 8 कारक यहां पर लिखे हैं कि आखिरकार में जो पृथ्वी पर सूर्य ताप है वो समान क्यों नहीं है। जब आप भूमध्य रेखा पर जाओगे, ये जो इलाका आपको दिख रहा है भूमध्य रेखा का, इस भूमध्य रेखा पर आपको है ना जो गर्मी दिखेगी बहुत ज्यादा, क्योंकि यहाँ पर है जो काले काले लोग रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि यहाँ पर है जो तापमान ज्यादा है। आप ध्रुवों के ऊपर जाओगे तो बर्फ जमी रहती है, यहाँ पर तो बहुत कम तापमान पाया जाता है, सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। इस बीच वाले इलाके में जाओगे तो यहाँ पर ठीक ठाक तापमान पाया जाता है, न ज्यादा ठंड न ज्यादा गर्मी। तो ऐसा क्यों होता है, इसमें अपन बढ़िया तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन सूर्य ताप को पढ़ लेते हैं, इसकी जो डेफिनेशन है वो जान लेते हैं। बढ़िया टॉपिक है, बेस्ट टॉपिक है। आपने एक चीज और नोटिस की होगी कि जैसे ही आप सुबह उठते हो तो आपको वातावरण ठंडा महसूस होता है 6 बजे के आसपास। उसके बाद में जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है, जैसे 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है, आपको गर्मी लगने लग जाती है। जैसे आप गर्मियों में देखते हो कि 8, 9, 10 बजे के आसपास ही आपको गर्मी लगने लग जाती है। 11, 12 के आसपास तो इतना तापमान हो जाता है कि आप अंदर है ना जो बढ़िया तरीके से, आपके पास में एसी है तो चलाकर मजा से सोते हो, या पंखा तो चलाते ही हो, या फिर है जो कूलर वूलर जो भी आपके पास में व्यवस्था है वो सब चलाकर आप आराम करते हो। 1, 2, 3 यहाँ तक भी तापमान बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन धीरे धीरे 4, 5, 6 शाम के 6 या 7 बजे होते हैं तो थोड़ी बहुत राहत मिलती है, मौसम अच्छा हो जाता है, पार्क उर्क में घूमने चल जाते हो। जैसे जैसे रात के टाइम बढ़ता है 7, 8, 9 ठंड बढ़ती जाती है और आप सो जाते हो। 12, 1, 2, 3, 4 बजे तक ठंड बढ़ जाती है, आपको सुबह जो ठंड लगने लग जाती है। ऐसा क्यों हो रहा है वो इस टॉपिक में बढ़िया तरीके से समझने को मिलेगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहां पर सूर्य ताप जो आपको शब्द दिख रहा है, तो इसके टुकड़े कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा आपको समझ में आ जाए, इंटरेस्ट थोड़ा बहुत आपको रुचि बढ़ जाए। सूर्य प्लस ताप यानी सूर्य से जो ताप आ रहा है उसको ही अपन सूर्य ताप कहते हैं। साधारण भाषा में बता रहा हूं, अब इसकी डिटेल अपन करेंगे। यानी अपन के पास में ये पृथ्वी है, यहां पर हम सब रह रहे हैं। यहां पर आपको है ना जो महासागर भी देखने को मिलते हैं बहुत सारे, ठीक है, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर। और यहाँ पर हम रह भी रहे हैं, अपन खेती भी कर रहे हैं, सारे सारे काम यहाँ पर अपन कर रहे हैं। और ये अपन के चारों ओर है ना जो वायुमंडल है, जो पिछली वीडियो में बढ़िया तरीके से अपन ने डिस्कस किया था। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से संबंधित हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होंगी। सारी वीडियो है ना जो आपके एग्जाम की दृष्टि से एक मील का पत्थर साबित हो सकती है यदि इन वीडियो को पूरा देखते हो तो। और कंपटीशन की दृष्टि से भी आपको इसमें है ना जो काफी सारा लाभ मिलेगा, क्योंकि लगभग चीजें मैं यहाँ पर है ना जो कवर करा देता हूँ, कॉन्सेप्ट है ना जो आपका डेवलप कर देता हूँ। ये वायुमंडल है, तो सूर्य से जो अपन के पास में ऊष्मा आ रही है उसको सूर्य ताप कहते हैं। अब इसको बुक की दृष्टि से और देख लेते हैं ताकि आपको चीजें बिल्कुल ही बढ़िया तरीके से समझ में आए, ठीक है। इसके लिए जहां से सूर्य तापमान आ रहा है, टेम्परेचर आ रहा है, उसको सबसे पहले अपन को बढ़िया तरीके से समझना होगा। ये आपके सामने सूर्य दिख रहा है, ठीक है। लगभग ये आपके 15 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित है। यानी पृथ्वी है ना जो सूर्य से कितनी दूर स्थित है, लगभग आप मान सकते हो 15 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित है। फिर भी यहां पर है ना जो अपन को टेम्परेचर ज्यादा लगता है। अब सबसे पहले तो अपन इसकी ये जान लेते हैं कि इसके अंदर परत कितनी होती है, उसके बाद में पूरी चीजें आपको समझ में आएंगी। ये जो भाग आप देख रहे हो आंतरिक भाग, इसको बोलते हैं कोर, ठीक है। ये जो भाग आपको दिख रहा है
ये इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं फोटोस्फीयर। ठीक है, और ये जो भाग आपको दिख रहा है, ये वाला भाग, ठीक है, इसको बोलते हैं क्रोमोस्फीयर। ये लगभग आपके 3 इसके अंदर परत पाई जाती हैं, लेकिन लास्ट में कभी कभी ये भी आ जाता है कि ये कोरोना और परत पाई जाती है, कोरोना। ठीक है, ये कोरोना वही है, लेकिन इसका नाम ही ऐसा है, कोरोना। ठीक है, यहां तक हमने परत की इसकी बात कर ली। अब इसके अंदर जो ऊर्जा कहां से आती है इतनी, वो भी आपको जानना होगा। तो यहां पर इसके अंदर है ना, जो 2 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, एक हाइड्रोजन, नाम तो आपने सुना ही होगा, हाइड्रोजन, और दूसरा पाया जाता है हीलियम। ठीक है, ये 2 पदार्थ इसके अंदर पाए जाते हैं, और इनकी बस वजह से ही है ना, जो इनकी वजह से ही इसमें है ना जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, ये सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, यानी लगभग आप मान सकते हो 71%। ठीक है, और ये 25% मान सकते हो आप, यानी सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो हाइड्रोजन का है। अब ये जो ऊर्जा है ना, इन दोनों पदार्थों के कारण ही उत्पन्न होती है। कैसे उत्पन्न होती है, कौन सी क्रिया के माध्यम से उत्पन्न होती है, तो आप नाम सुनते हो, नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन द्वारा ये ऊर्जा उत्पन्न होती है। कैसे? संलयन का मतलब क्या होता है? जुड़ना। 2 पदार्थ जब आपस में जुड़ते हैं, यानी हाइड्रोजन और हीलियम आपस में जुड़ते हैं, तो ऊर्जा उत्पन्न होती है। एक शब्द आप और सुनते हो, नाभिकीय खंडन। ठीक है, नाभिकीय खंडन सुनते हो। खंडन का मतलब 2 पदार्थ जब एक दूसरे से दूर रहते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? नाभिकीय खंडन। नाभिकीय संलयन से ही इसके अंदर, सूर्य के अंदर ऊर्जा उत्पन्न होती है, और इस प्रकार के क्वेश्चन आपके कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं। यहां तक बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब आगे की बात पर आते हैं। हमने बात कर ली इसमें परत कितनी होती है और ऊर्जा कैसे विकसित होती है इसके अंदर, वो सारी चीजें हमने देख ली। अब आते हैं मेन जो चीज मैं बताना चाह रहा हूं उस पर आते हैं। ठीक है, और एक चीज और बता दूं, अपन के पास जो ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है ना, सूर्य है। ब्रह्मांड में जो मिल्की वे गैलेक्सी है उसका अपन है ना जो हिस्सा है, और मिल्की वे को क्या बोलते हैं? दुग्ध मेखला। हिंदी में नाम उसका दुग्ध मेखला है। हमारी जो गैलेक्सी है वो दुग्ध मेखला है, और उसमें बहुत सारे पिंड हैं, जिसमें से 8 ग्रह हैं। और ये सूर्य है ना, हमारे सौर मंडल का पिता है। क्यों? क्योंकि एकमात्र स्रोत है ना रोशनी का, ऊर्जा का, वो ये ही है। पृथ्वी के पास में अपनी कोई ऊर्जा नहीं है, हम इससे प्राप्त करते हैं। बाकी जो ग्रह हैं वो भी इससे ही प्राप्त करते हैं, चंद्रमा भी इससे ही प्राप्त करता है। तो ऊर्जा का एकमात्र स्रोत हमारे पास में है ना जो सूर्य है। अब इससे ऊर्जा इस पृथ्वी पर कैसे आती है वो अपन बड़े तरीके से जान लेते हैं। तो मुझे है ना जो ये थोड़ा मिटाना पड़ेगा, या काम आएगा लेकिन मिटाना, चलो मैं नहीं मिटाता हूं इसको। यहां पर एक चीज, ये जो हमने लेयर पढ़ी थी ना, ये वाली, ये जो लेयर हमने पढ़ी अभी ये फोटोस्फीयर पढ़ी। इस लेयर से है ना जो छोटे छोटे पैकेट के रूप में ऊर्जा बाहर निकलती है, पृथ्वी तक पहुंचती है, यानी फोटोन, छोटे छोटे फोटोन, छोटे छोटे फोटोन के रूप में सूर्य से ऊर्जा वायुमंडल को पार करते हुए पृथ्वी पर आती है। अब एक शब्द लिख रहा हूं, उस शब्द को आप ध्यान में रखना। ठीक है,
लघु सौरिक विकिरण, ये इंपॉर्टेंट शब्द है, कंपटीशन में बार बार आता है। ओके, मैंने है ना जो एक प्रकार से 3 शब्दों का एक वाक्य लिख दिया और मैन कहानी इसमें ही है। इसका अर्थ भी समझाऊंगा, आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसको थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, दोबारा से लिखूंगा, चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। लघु सौरिक विकिरण। अब आपके कंपटीशन में बार बार क्वेश्चन आता है कि सूर्य से आने वाली जो किरण है या जो ऊर्जा है वो किस माध्यम से आती है, ऐसे पूछा जाता है। तो उसमें ऑप्शन होता है लघु सौरिक विकिरण, दीर्घ सौरिक विकिरण या दीर्घ पार्थिक विकिरण, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। अब यही शब्द क्यों लिखा, लघु का मतलब यहां पर आप देख रहे हो छोटे छोटे फोटोन के रूप में ऊर्जा आ रही है, इसीलिए इसको लघु बोला गया है। सौरिक का मतलब क्या है, ये ऊर्जा है ना जो सूर्य से आ रही है, इसीलिए इसको सौरिक बोला गया। विकिरण का मतलब, अब यहां पर किरण भी तो लिख सकते थे ना, लेकिन विकिरण ही क्यों लिखा गया, क्योंकि जब ये सूर्य की किरणें पृथ्वी तक आती हैं तो इनको किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। अभी माध्यम की आवश्यकता क्यों नहीं पड़ती, आपने देखा होगा कि हमें यदि बाहर से रोशनी लानी है, बिजली लानी है, तो हमें वायर की जरूरत पड़ती है। क्या बिना वायर के आप रोशनी ला सकते हो अपने घर से? नहीं ला सकते। तो बिजली लाने के लिए हमें माध्यम की आवश्यकता पड़ी, तार, वायर जो होता है उसकी आवश्यकता पड़ी। जैसे हमें फोन को चार्ज करना है तो हमें है ना जो चार्ज लगाना पड़ता है, तो जैसे जहां से भी अपन बिजली ले रहे हैं उसमें अपन है ना जो चार्जर लगाएंगे और उसके बाद में हमें चार्ज हो जाएगा। तो वहां से आपका फोन चार्ज हो रहा है, तो वो जो बिजली आ रही है उसमें भी तो माध्यम की आवश्यकता पड़ रही है ना। लेकिन यदि आप टीवी चला रहे हो, यानी आपके पास में यदि टीवी है, टीवी देखते हो बढ़िया तरीके से घर पर, तो आपके पास में रिमोट टाइप का एक प्रकार से होता है जिससे आप चैनल बदलते हो, उसमें तो किसी वायर की जरूरत नहीं पड़ी, आपने दबाया तुरंत काम हो गया। आपके पास में ब्लूटूथ होगा, मेरे पास में ब्लूटूथ अभी वहां पर रखा है, यहां पर नहीं है, लगाते हो ना कानों में ब्लूटूथ, उसमें आपको वायर की जरूरत नहीं पड़ती, तुरंत आपने कनेक्ट किया और चलाने लग गए, तो उसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ी। आपने टीवी चलाई, आपने मान लीजिए आपके पास में एसी है और उसका एक रिमोट होता है, उससे तो आप कमांड दे रहे हो उसको, तो उसमें वायर की आवश्यकता नहीं पड़ी ना, माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ी ना। तो वो किससे हो रहा है, विद्युत चुंबकीय तरंगों से ऐसा हो रहा है, तो उसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ी। लेकिन हम बिजली लेते हैं वायर की वजह, वायर यदि अपन के पास में नहीं हो तो अपन बिजली नहीं पे, तो बिजली लाने के लिए हमें माध्यम की आवश्यकता पड़ी। ठीक यहां पर भी वो की वो बातें हो रही है, यहां से जो किरण आ रही है उसको किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती, और जिसको माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है उसको अपन विकिरण बोलते हैं। क्या आपको यहां से ऊर्जा लेने के लिए, यहां से ऊर्जा अपन पृथ्वी तक आ रही है, तो क्या हमें वायर की जरूरत पड़ रही है क्या? ये सारी की सारी ऊर्जा विद्युत चुंबकीय तरंगों के माध्यम से आ रही है, इसीलिए इसको विकिरण बोला गया है। यदि इसको माध्यम की आवश्यकता होती ना, जैसे बिजली अपन लाते हैं घर में तो उसके लिए वायर की आवश्यकता होती है, यदि ऐसा यहां पर होता तो हमें तार डालना पड़ता सूर्य से बिजली लेने के लिए, लेकिन हमें इसको यहां पर पहुंचने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है। आप ऐसी चलाते हो, उसमें तुरंत आपने दूर से आपका जो रिमोट है वो दबाया
और आपके ऐसे ही चलने लग जाती है, उसमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती, किसी तार की आवश्यकता नहीं पड़ती। वैसे ही हमें भी सूर्य से रोशनी लेनी है तो किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसीलिए इसको विकिरण बोला जाता है। तो पूरा आप इसको जोड़ोगे तो ये जो पूरा पूरा चल रहा है उसको क्या बोलेंगे अपन? लघु सौरिक विकिरण। अब एक वाक्य में मैं बोल देता हूं कि सूर्य से छोटे छोटे फोटोन के रूप में जो लघु सौरिक विकिरण के रूप में वायुमंडल को पार करते हुए पृथ्वी पर जो ऊर्जा आ रही है उसको ही अपन क्या बोलते हैं? सूर्य ताप बोलते हैं। आशा करता हूं बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आया है तो वीडियो को वापस करके देख लेना। अब एक चीज और समझो, सूर्य से अपन के पास में सूर्य से कितनी परसेंट ऊर्जा निकली? 100%। ठीक है, बाकी ये चीजें उष्मा बजट जो पृथ्वी का है ना उसमें बड़े तरीके से डिटेल से अपन समझेंगे। सूर्य से 100% ऊर्जा निकली, पृथ्वी पर कितनी परसेंट ऊर्जा आ रही है? 51%। 51% पृथ्वी पर ऊर्जा आएगी, उसको अवशोषित कर लेगी। ये पृथ्वी अवशोषित भी तो करती है ना। बाकी 49% जो ऊर्जा है वो या तो पृथ्वी के भाग से टकराकर वापस लौट गई या वायुमंडल से टकराकर वापस लौट गई। इस 49% जो सौरिक लघु सौरिक विकिरण थी उनको पृथ्वी ने अवशोषित नहीं किया। जो 51% जो ऊर्जा यहां से आई थी उसको पृथ्वी ने अवशोषित कर लिया, और ये 51% जो आई थी उसको ही सूर्य ताप कहते हैं। ठीक है, अब इसने है ना जो अवशोषित कर लिया, अब जितना भाग इसने अवशोषित किया है उतना भाग वापस लौट जाएगा अंतरिक्ष में। कैसे लौटेगा इस पर भी बात कर लेते हैं, क्योंकि पृथ्वी जितना लेती है उतना देती है, सीधी बात है। ये कैसे लौटेगा ये, ठीक है, इस प्रकार वापस लौट जाएगी। ठीक है, 51% जितना अवशोषित किया उतना वापस लौट जाएगी। अब ये किस रूप में लौटेगी? तो यहां पर 3 शब्द लिख रहा हूं, दीर्घ पार्थिव विकिरण। 3 शब्द लिख दिए। ये दीर्घ क्यों लिखा? क्योंकि ये है ना जो बड़े बड़े जो ऊर्जा के पैकेट हैं उसके रूप में लौट रही है। यहां पर तो छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में आ रही थी पृथ्वी पर, लेकिन ये धीरे धीरे है ना जो आ रही है। पार्थिव क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि पृथ्वी से ये ऊर्जा है ना जो आ रही है। विकिरण का मतलब इसको किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए क्वेश्चन आता है कंपटीशन में कि पृथ्वी से जो ऊर्जा वापस लौटती है उसको क्या बोलते हैं? तो दीर्घ पार्थिव विकिरण नाम दिया गया है। अब एक चीज और समझना, बहुत मजा आएगा। जैसे ही सुबह के 7-8 बजते हैं तो सूर्य से धीरे धीरे ऊर्जा आना स्टार्ट होती है। जैसे ही 10-11 बजते हैं तब तक है ना जो पृथ्वी है ना जो सूर्य से जो किरणें आ रही थी लघु सौरिक विकिरण उनको अवशोषित कर लेती है। अवशोषित करेगी तो हमें गर्मी लगेगी, इस भाई साहब को है ना जो गर्मी लगेगी। क्यों? क्योंकि पृथ्वी है ना जो गर्म हो चुकी है। लगभग 4 बजे तक ये पूरी रूप से अच्छे तरीके से जो ये ऊर्जा आ रही है उसको अवशोषित कर लेती है। अब जैसे जैसे शाम होगी तो ये ऊर्जा जितनी इसने अवशोषित की है उतनी वापस लौटना स्टार्ट हो जाती है। और आप जैसे ही शाम के 6 बजते हैं, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 यानी 12 बजे तक तो आपका ऐसा लगने लग जाता है कि ठंड हो गई। सुबह के आप
2-3 बजे आप देखोगे तो लगभग जितना इसने अवशोषित किया था उतना ये वापस लौट जाती है। इसीलिए हमें ठंड लगती है, क्योंकि अब इसके पास में कोई ऊर्जा नहीं बची होती है और पृथ्वी बिल्कुल ठंडी हो जाती है। यही कारण है कि हमें सुबह ठंड लगती है। फिर वो सुबह वही प्रोसेस होगा, फिर अवशोषित करेगी और फिर वापस शाम होते होते वापस लौट जाएगी, और ये जो क्रम है वो चलता रहता है। और सूर्य ताप मैंने बढ़िया तरीके से समझा दिया है। सूर्य से आने वाली लघु सौरिक विकिरण का जो भाग वायुमंडल को पार करके पृथ्वी तक आता है और उसे जो अवशोषित कर लेती है वो ही सूर्य ताप कहलाता है। अब ये सारी की सारी चीजें मैंने जो अदर समझाई है, ये आप पृथ्वी का जो उष्मा बजट पढ़ोगे, आपके टॉपिक दे रखा है पृथ्वी का उष्मा बजट, उसमें आप समझोगे। लगभग चीजें मैंने बता दी। इसमें आप ये पढ़ोगे कि भाई 100% ऊर्जा सूर्य से आ रही है पृथ्वी पर, तो उसमें से कितनी % ऊर्जा पृथ्वी अवशोषित करेगी। हमने यहाँ पर बात की 51% अवशोषित करती है, 49% है ना जो इससे टकराकर वापस लौट जाता है। वो किस किस से टकराकर वापस लौटता है, ये चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी। लेकिन सूर्य ताप में तो मैंने जो बताया है वो आपको ध्यान में रखना है। ये सारी की सारी चीज़ें आपको लिखनी है। सूर्य ताप होता क्या है, सूर्य के बारे में आपको लिखना, और इस प्रकार का स्ट्रक्चर आपको उसमें बनाना है ताकि आपकी कॉपी अच्छी लगे। अब सूर्य ताप को प्रभावित करने वाले कारक क्या है, यानी पृथ्वी पर सूर्य की जो ऊर्जा है ना वो आती है। फिर क्या रीजन है कि सभी जगह पृथ्वी पर समान तापमान क्यों नहीं पाया जाता है। जैसा कि मैंने शुरू में बात की थी कि ये जो भूमध्य रेखा है यहाँ पर तो बहुत सारा तापमान पाया जाता है, सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, और यहाँ पर आप देखोगे तो ठीक ठाक आप के तापमान पाया जाता है, न तो ज़्यादा ठंड न ज़्यादा गर्मी। इसकी तुलना में तो यहाँ पर कम गर्मी पाई जाती है, ठंड थोड़ी अधिक पाई जाती है। ये जो इलाका है ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, यहाँ पर तो साल भर बर्फ जमी रहती है। ये जो वाला भाग देख रहे हो ना, ये वाला भाग, ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है। तो यहाँ पर तो आप देख रहे हो कि ठंडी ठंड होती है। तो तापमान आखिरकार में सूर्य ने तो तापमान यानी जो बराबर दिया पृथ्वी को, लेकिन क्या रीजन थे कि सभी जगह तापमान समान क्यों नहीं पाया गया। इसके बाद में आपको ये 8 जो पॉइंट मैंने बता रखे हैं, सूर्य की किरणों का तिरछापन, आपको ये दिख नहीं रहा होगा ना लाइट की वजह से थोड़ा। दिन की अवधि आप देखते हो, दिन की अवधि अभी थोड़ा थोड़ा मैं बता देता हूं, ठीक है। आप जो अगली वीडियो आएगी उसमें अपन डिटेल से उसको पढ़ लेंगे। सूर्य की किरणें का तिरछापन, अब आप सुनते हो बार बार कि भूमध्य रेखा पर है ना जो सूर्य की किरणें है ना जो लंबवत पड़ती हैं इस भाग पर, लेकिन आप ध्रुवों पर देखोगे तो तिरछी पड़ती हैं सूर्य की किरणें। जहां पर तिरछी पड़ेंगी वहां पर तापमान कम पाया जाएगा, भूमध्य रेखा पर तापमान अधिक पाया जाता है, इसलिए लोग यहाँ पर काले मिलते हैं और सांवले। और ये देखो अफ्रीका, यहाँ पर भी काले काले लोग मिलते हैं। ये वाला भाग है, ये सारी की सारी चीजें आपने। और दिन की अवधि आप देखोगे तो भूमध्य रेखा पर तो दिन की अवधि अधिक होती है, जबकि यहाँ पर है ना जो 6 महीने रात 6 महीने दिन पाया जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तो इस दिन की अवधि के कारण ही हो रहा है, ठीक है। पृथ्वी का अक्षीय झुकाव, अभी पृथ्वी आप देख रहे हो तो 23.5 डिग्री है ना झुकी हुई है, ठीक है, झुकी हुई है ना। इसको ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ये 23.5 डिग्री है ना झुकी हुई है। इस झुकाव के कारण भी सभी जगह तापमान समान नहीं पाया जाता है। इसके बाद में आप देखोगे पृथ्वी व सूर्य के मध्य दूरी, ये पृथ्वी और सूर्य के मध्य दूरी भी सूर्य ताप को प्रभावित करती है। इसको डिटेल से अपन पढ़ेंगे। सौर कलंक क्या है, इसका संबंध सूर्य से है, ठीक है। अभी तो इतना ही समझो। वायुमंडल की पारदर्शिता, ये वायुमंडल जब साफ होता है तो सूर्य की किरणें पूरी की पूरी पृथ्वी पर आ जाती हैं
और जिस टाइम सूर्य ये जो वायुमंडल है वो साफ नहीं होता है, बिल्कुल क्लीन नहीं होता है, प्रदूषण होता है इसके अंदर, तो फिर है ना जो तापमान उतना पहुंच नहीं पाता है। तो ये रीजन भी है। भूपटल का विन्यास, यानी ये जो आप पृथ्वी देख रहे हो, ये पृथ्वी है ना जो बिल्कुल गोल नहीं है, जियोड आकार की है, भू आब आकार जिसे बोलते हैं, बिल्कुल गोल नहीं है। ये दिख ही रही है आपको, लेकिन पूरी तरीके से गोल नहीं है। और गोल नहीं होने के कारण भी तापमान है जो सभी जगह समान नहीं पाया जाता है। आपतन कोण भी अपन बढ़िया तरीके से अगली वीडियो में पढ़ने वाले हैं। आशा करता हूं वीडियो अच्छी लगी होगी। अगली जो चीजें हैं सारी सारी इनको डिटेल से अगली वीडियो में करेंगे बढ़िया तरीके से। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, बाद में इसके एडिटिंग करने में और भी काफ़ी सारी समस्याएं आने लगती हैं। तो अगली वीडियो में अपन बढ़िया तरीके से देखने वाले हैं। सभी स्टूडेंट वीडियो का इंतज़ार करेंगे। बाकी आप पढ़ते रहिए, आप जो पढ़ रहे हैं ना उसको बढ़िया तरीके से पढ़ते रहिए, और इस चैनल के माध्यम से जो आपकी हेल्प मिल रही है वो भी आप बढ़िया तरीके से लेते रहो। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो मैं यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।